नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से बात करते हैं आज तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के विज्ञापन के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उसमें क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या-क्या योग्यताएं चाहिए और भी बहुत सारी बातें। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या अलग है, ओबीसी के लिए क्या अलग है, बाहरी राज्यों के लिए क्या अलग है, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए क्या अलग है और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए क्या अलग है। उन सब प्रकार की चीज़ों पर हम काफ़ी विस्तार से इसमें बात करेंगे। पूरा इसको डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। विज्ञापन आप सभी के पास है, आप सबने देख भी लिया होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ ऐसा इसमें जानने को मिलेगा जिसके बारे में आपके मन में कोई संशय हो या आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में पता नहीं हो, वो सब बातें इसके अंदर मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँगा। तो थोड़ा-सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कोई भी बिंदु है वो अनसुलझा न छोड़ें, सभी सुलझा के इसको आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि बाद में कोई दिक्कत रहे ही नहीं। तो विज्ञापन है, इसके अंदर टोटल पद हैं 323 पद हैं। संस्कृत शिक्षा का लेवल 2 का विज्ञापन है। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेवल 1 के बारे में बाद में करेंगे। लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 संस्कृत शिक्षा विभाग की है। सामान्य शिक्षा विभाग में पद अभी नहीं है, डीपीसी नहीं हुई है, प्रमोशन नहीं हुए हैं, तो पद खाली नहीं है। वो प्रक्रिया जब भी पूरी होगी उसके बाद में उसकी भर्ती आएगी। अभी सिर्फ इसी के लिए है और इसी का एग्जाम है। सामान्य शिक्षा की अभी वैकेंसी अभी के लिए नहीं आ रही है। और ये जो आपका 17 से 21 जनवरी को एग्जाम है, वो संस्कृत शिक्षा लेवल 2 और जो सामान्य शिक्षा लेवल 1 है उसके लिए होने वाला है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पोस्ट है वो किस प्रकार से दी गई है। यहाँ पे संस्कृत विषय की पोस्ट है, वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए नॉन टीएसपी के लिए 319 है और टीएसपी के लिए 70 है। इसी प्रकार यहाँ पर हिंदी विषय के लिए 156 और 18 है और अंग्रेजी विषय के लिए 202 और 19 है। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान विषय मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि इसके बारे में हम अलग से भी एक वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसकी किताबों के बारे में और बचे हुए जो दिन हैं, उसमें आप किस प्रकार से इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान है या फर्स्ट ग्रेड में इतिहास विषय है, इस पर मैं स्पेशली बात करता हूँ क्योंकि ये मेरे विषय हैं। उसके बाद में हम बात करें गणित विज्ञान विषय की और इसके अंदर 73 पोस्ट हैं। 970 सबसे ज़्यादा इसी में है, 970 पोस्ट तो इसमें गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी में है और 73 पोस्ट टीएसपी में है। यहाँ पर आपके अलग-अलग विषयों की पोस्ट आप देख सकते हैं, हो सकता है मैं किसी को बोलना भूल गया हूँ, लेकिन ये आप सबको पता है, जो पेपर दे रहा है उसने सब कुछ देख रखा है। हम कुछ और बिंदुओं के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। थोड़ा-सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ तक। अब इसके बाद में देखो अभ्यर्थी हैं तो सामान्य निर्देश, इसके अंदर आप जो 2022 की आपकी पात्रता परीक्षा है या 2025 की जो पात्रता परीक्षा है वो आपकी उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। और उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए का मतलब क्या है कि आपको कितने प्रतिशत अंक उसके अंदर लाने होते हैं। यहाँ पे आप बात कर लें, सामान्य श्रेणी के यदि आप हैं तो आपके 60% अंक होने चाहिए, चाहे आप टीएसपी में हो या नॉन टीएसपी में हो। एसटी के यदि आप हैं तो आपको नॉन टीएसपी में 55% अंक चाहिए उसके अंदर और टीएसपी में 36 चाहिए। ये आपकी रीट पात्रता परीक्षा की बात है। रीट पात्रता परीक्षा तो होनी चाहिए, उसके बिना तो आप इसमें फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते। एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 55% अंक चाहिए समस्त श्रेणी की, चाहे वो जनरल की भी हो। विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए 50 नॉन टीएसपी में और टीएसपी में 36 अंक चाहिए उसके अंदर, जो आपका रीट पात्रता परीक्षा थी। समस्त श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% की सीमा है। दिव्यांगों के लिए आपकी 40% की सीमा है और शहरी जनजाति के व्यक्तियों के लिए आपके नॉन टीएसपी क्षेत्र में 36, या ये सब के लिए होगा मेरे हिसाब से, यूं ही लगा रखा है 36 है। शहरी जनजाति के व्यक्तियों के लिए 36 अंक की सीमा है। अब इसके बाद में जो फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार से भरना है, वो तो देखो आप सब चीज़ें जानते ही हैं। हम इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। इसकी जो छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है, इसका जो ओटीआर है, एक बार ये पंजीयन शुल्क है वो आपके सामान्य वर्ग के लिए तो 600 रुपये है और बाकी श्रेणियों के लिए आपके दिव्यांगों सहित 400 रुपये। इसके बाद में आप राजस्थान के राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं, यानी यदि आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं, भारत के किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो भले आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, अन्य पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, कोई इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा, यानी आपको आपकी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा यदि आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो। उसके बाद में बात आती है, पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क ओटीआर जमा करवा चुके अभ्यर्थियों द्वारा दोबारा शुल्क देनी होगा। यदि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसको आपको दोबारा शुल्क नहीं देना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य से भिन्न। मैंने मुख्य मुख्य बातें चिन्हित कर ली हैं और इसको मैं समझाता चलूंगा आपको, सभी बातें आएंगी, आप बीच में स्किप मत करना। बहुत जरूरी जरूरी चीजें भी इसके अंदर हैं जो आप नहीं पढ़ते हैं।
राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये जो सारी कैटेगरीज आपकी हैं, इनको अभ्यर्थियों को किसमें माना जाएगा? सामान्य वर्ग। और इनको सामान्य वर्ग के ही अंदर आवेदन करना है और सामान्य वर्ग का ही परीक्षा शुल्क देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, उनको वो प्रमाण पत्र देना होता है, उसके आधार पर फीस कम हो जाती है। ये तो बेसिक बातें हैं जो हर बार होती हैं, और हम कुछ और बातों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 2016 के अनुसार महिलाओं हेतु 30% आरक्षण है इसके अंदर, और इसमें नियमानुसार 8% पद विधवाओं के लिए और 2% पद परित्यक्ता यानी विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिए शामिल है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यदि विज्ञापित पदों में विधवा जो है वो पूरी पदों के अनुसार उत्तीर्ण नहीं होती हैं, तो फिर उसका पद है वो परित्यक्ता महिला से भी भरा जा सकता है। और यदि पर्याप्त परित्यक्ता महिलाएं उपलब्ध नहीं है, तो उनके जो पद हैं वो विधवा महिला के द्वारा भी भरे जा सकते हैं। यानी इनकी जो पोस्ट है यदि खाली रहती है आपस में एक दूसरे से, इनके जो पद हैं वो भरे जा सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात इसके अंदर दी गई है। और ये बताया गया है कि भी आपका जो यदि आपका तलाक हो रहा है, तो आपकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है उससे पहले आपका वो आपकी पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए, आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसी प्रकार से सारी बातें हैं, मतलब फॉर्म भरने के बाद में यदि आप इस श्रेणी में पात्र होते हैं, वो आपके लिए अप्लाई इसमें नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 10% आरक्षण दे है। सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग, ये सारे आगे सारे आरक्षित वर्ग आगे, जिन्होंने आवेदन शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए दे किसी अन्य छूट का लाभ नहीं, ये देखो बहुत जरूरी चीज है, हम पूरी पढ़ेंगे हम इसको। सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग, ये आरक्षित वर्ग में ये सारे आगे, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए दे किसी अन्य छूट का लाभ नहीं उठाया है। यानी जैसे आप देखते हैं ना कि जो जनरल की मेरिट को क्रॉस कर जाते हैं वो जनरल में शामिल हो जाते हैं, तो जनरल में फिर वही, यानी आप अपनी कैटेगरी से जनरल में तभी शामिल होंगे जब आपने सिर्फ फीस को छोड़कर किसी अन्य सुविधा का लाभ नहीं लिया है। मान लीजिए आपने अपनी श्रेणी के अनुसार आय छूट का लाभ ले लिया, तो आपके चाहे कितने नंबर हो आप अपनी कैटेगरी में रहेंगे, आप जनरल में नहीं जाएंगे। इस प्रकार की बात है इसके अंदर कि यदि आपने फीस के अलावा कोई अन्य छूट ली है, तो आप सामान्य श्रेणी के जो पद हैं उनके विरुद्ध आपका चयन नहीं होगा, आपका अपनी श्रेणी की जो पद हैं उनके अंदर चयन होगा, भले आपके कितने नंबर हो। फिर उसके बाद में बात आती है यहाँ पे यहाँ पे कुछ और चीज थी क्या? राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा इन वर्गों की श्रेणी में आते हैं, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए उनको सामान्य वर्ग का माना जाएगा। फिर दोबारा से वही बात आ गई है। 12 जिले की शहरी आदिम जनजाति के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो उसको सामान्य श्रेणी में मान लिया जाएगा। यदि आप 12 जिले के शहरी जाति से हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म में मेंशन करें, टिक करें वहां पे। के बाद में बात आती है भूतपूर्व सैनिकों हेतु। तो भूतपूर्व सैनिकों को लाभ मिलता है, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को लाभ नहीं मिलता, यहाँ पे यह बताया गया है। भूतपूर्व सैनिकों में थल सेना, जल सेना और वायुसेना सेवाओं से मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा, वो तो आपके पास प्रमाण पत्र होते ही हैं। भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा नियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार 12.5% और 37 आरक्षण है, यानी जिस आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में पदों की संख्या 12.5 मतलब जो जिस कैटेगरी के पद हैं उस हिसाब से ही इसका विभाजन किया होता है। ये नए नियम बने थे पीछे 2022 में। फिर उसके बाद में ये भी बताया गया है कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही लाभ मिलेगा। दूसरे राज्य के यदि आप मूल निवासी हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपको इस आरक्षण का लाभ राजस्थान के अंदर नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया है या हो गई है या आगामी 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, तो सक्षम अधिकारी से निराक्षेप या एनओसी टाइप का ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, वो आवेदन कर सकता है। यानी या तो आप रिटायर हो गए हैं या आप अगले 1 वर्ष के भीतर रिटायर हो रहे हैं। फिर इसके अंदर एक और भी शर्त है, वो मान लीजिए कि आप, फिर उसमें क्या है कि पद ग्रहण के समय तक आपको सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसमें एक बात और भी है कि यदि आपने एनओसी ले ली और भर्ती प्रक्रिया से कि आप पूरी हो गई और उस समय तक आप सेवानिवृत्त नहीं हुए, लेकिन आपने एनओसी ले रखी है कि मैं इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहता हूँ, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको वहां पर थोड़ा शिथिलन देकर और आपको सेवानिवृत्ति के 2 माह के किसी कालावधि के भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। यानी आपको वहां पर थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा कुछ समय का, और उसके बाद में जब आप रिटायर होंगे उसमें आपको सेवानिवृत्त होने के 2 महीने के अंदर अंदर फिर आपको नियुक्ति दे दी जाएगी, यदि आपकी एनओसी ली हुई है तो।
फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी गई हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कंप्यूटर अर्हता सुसंगत सेवा नियमों नियमों में जहाँ कहीं भी विहित हो अनिवार्य नहीं होगी। यानी ये जो RSCIT वगैरह है वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपको बाद में करनी पड़ेगी। इस प्रकार का कोई आपको दिया गया है कि 3 महीने का कोई और प्रमाण पत्र जैसा भी हो केंद्र सरकार का या और वो आप दे सकते हैं। यानी कोई भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरते समय आपको कोई अनिवार्यता नहीं है। इसके बाद में बहुत सारी और भी बातें हैं। यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% देय होगा और वो उसमें भी क्षैतिज आरक्षण है और जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अनुरूप पदों का विभाजन इसके अंदर होगा 2%। और ये खेल बताया गया है अभी कौन-कौन से उत्कृष्ट खेलों में आएँगे, या आप बहुत सारी डिटेल हो जाएँगी। दिव्यांगजनों के लिए दिए गए हैं। फिर देखिए दृष्टिबाधित श्रेणी में है तो 1% है, श्रवण बाधित श्रेणी में है तो 1% है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीड़ित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी, सही चलन निशक्तता से पीड़ित हैं तो 1% है, और ऑटिज्म में बौद्धिक निशक्तता और लर्निंग निशक्तता से पीड़ित हैं तो 1% है। इस प्रकार से आपका 4% यहाँ विभाजन करके दिया गया है। दिव्यांगजन के लिए आरक्षण भी क्षैतिज है, यानी जिस वर्ग से बिलोंग करते हैं उस वर्ग के अंतर्गत आपको समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो दिव्यांग साथी हैं वो ये भी ध्यान रखें कि अब की बार जो 2025 में नए नियम बनाए गए उसके अनुसार दिव्यांग प्रमाण पत्र के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के अधीक्षकों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। अतः उक्त भर्ती में, यानी इस भर्ती में जो ऊपर दी गई है, दिव्यांगजनों हेतु पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन में यूडीआईडी कार्ड को वैध प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी आपके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसका ऑनलाइन आवेदन में आपको इसका रजिस्ट्रेशन या कार्ड का विवरण भी भरना होगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद में कुछ और जरूरी चीजें हम चर्चा कर लेते हैं, फिर सिलेबस वगैरह के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पात्रता और शैक्षणिक योग्यता में देखिए, जो संस्कृत विषय है उसके लिए पात्रता अलग है, बाकी विषयों के लिए पात्रता में कुछ अलग बातें हैं। यहाँ पे यदि आप विषय आपका संस्कृत है तो यहाँ पे आपके पास शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का कोई डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने शास्त्री की डिग्री की हो और शिक्षा शास्त्र में यानी 1 वर्षीय जो आपका स्नातक शिक्षा है, बीएड है, वो आपका होना चाहिए। न्यूनतम 45% अंकों के साथ शास्त्री की डिग्री हो और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी 1 साल की बीएड आपकी हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय, यानी एक तो आपकी नॉर्मल आपकी सीनियर सेकेंडरी होती है, एक वरिष्ठ उपाध्याय होती है संस्कृत स्कूलों वाली, तो वो वाली वरिष्ठ उपाध्याय हो आपके 50% अंकों के साथ, और फिर 4 साल का आपका शिक्षा क्षेत्र में स्नातक यानी बीएलएड हो। के बाद में न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय हो और साथ में आपका 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्री ये बीएड वाला, ये बीएएड वाला जो कार्यक्रम होता है वो हो, तथा उनमें से तो एक आपको चाहिए, कोई सी भी एक कैटेगरी में आप हैं। फिर उसके बाद में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ आवश्यक है, 2022 वाला या 2025 वाला। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया, उसमें दिया हो आपके पहले। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। यहाँ पर आपके क्या होना चाहिए, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा यहाँ पहले सीधा सीधा बीएड लिखा होता था, अभी इन्होंने द्विवर्षीय डिप्लोमा नाम लिखा हुआ है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड। फिर उसके बाद में अथवा में सारी चीजें, ये न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपकी सीनियर सेकेंडरी हो और उसके में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक यानी बीएलएड आपका हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक में या 4 वर्षीय बीए, बीएससी, सीएड या बीएएड, बीएससी एड जो भी है आपका 4 वर्षीय पाठ्यक्रम चलता है बीएड के साथ में, जो स्नातक वाला वो आपका किया हुआ होना चाहिए, और 50% अंकों के साथ में आपका वो हो गया। और ये 55% अंकों के साथ या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और 3 वर्षीय जो एकीकृत बीएड एमएड का प्रोग्राम चलता हो वो यदि आपने किया हुआ हो। के बाद में देखिए, आप जिस श्रेणी से हैं तब तो आप समझ ही जाएंगे, दूसरी श्रेणियों को आपको समझ के करना भी क्या है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये कौन कौन सी श्रेणियां होगी, तो आपकी श्रेणी इनमें से आ गई है तो फिर आपको सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी श्रेणियां होती हैं जिसके बारे में हर विद्यार्थी ये जान पाए ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 चीजें कुछ और दे रखी हैं, ये ध्यान रखना। स्नातक परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक 2019 दिनांक फलाना के अनुसार अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा कक्षा 6 से 8 सीधी भर्ती 2025 में आवेदन हेतु पात्र होंगे। कौन? स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामलों में लागू नहीं होगी, तो मतलब ये वो 2011 में से पहले ये जो आपका स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा है बीएड में, 2011 से पहले जिसने एडमिशन ले लिया था उनके लिए तो ये न्यूनतम प्रतिशत वाली लागू नहीं होती, और 2011 के बाद में यदि आपका एडमिशन हुआ है तो यहाँ पर आपको स्नातक में न्यूनतम 50% वाली आपकी शर्त आपके लागू होगी। अब विषय के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या चाहिए,
सामाजिक अध्ययन के लिए एसएसटी की बात करें तो इतिहास वैकल्पिक विषय, ये ध्यान रखना, ये बात आप वैकल्पिक विषय वाली बात। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से कम एक विषय आपके वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक में होना चाहिए। विज्ञान और गणित में, विज्ञान और गणित का इकट्ठा आवेदन होता है, आपको पता ही है, यहाँ पे अलग अलग नहीं है। तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, जैव रसायन विज्ञान यानी बायोकेमिस्ट्री और गणित में कम से कम एक विषय आपके पास स्नातक में होना चाहिए। उसके बाद में बात करें अंग्रेजी के अध्यापक के लिए तो वैकल्पिक विषय अंग्रेजी होना चाहिए। हिंदी के अध्यापक के लिए वैकल्पिक विषय आपका हिंदी होना चाहिए, तब आप इसमें पात्र हैं। तथा आपके साथ में क्या होना चाहिए, आवेदित विषय सहित, ये ध्यान रखने बात, कई बच्चों को पता नहीं, कल ही मेरे पास मैसेज आया था, आवेदित विषय सहित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 अथवा लेवल द्वितीय की, क्योंकि हम लेवल द्वितीय की बात कर रहे हैं, अथवा 2025 लेवल द्वितीय में राज्य सरकार के आदेश अनुसार निर्धारित जो आपके न्यूनतम प्रतिशत अंक है, जो हमने शुरू में बात की थी, वो आपकी होना चाहिए। यहाँ इस बात पे ध्यान दीजिए, जिस विषय में आपने आवेदन किया था पात्रता परीक्षा, जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं अभी, उसी विषय में आपकी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 2022 वाली या 2025 वाली। ऐसा नहीं है कि आप पात्रता कहीं से ले रहे हैं और फिर अप्लाई किसी और सब्जेक्ट में कर रहे हैं। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा चाहिए, कोई जब बहुत सारी चीजें हैं, स्वास्थ्य वगैरह आपका ठीक है। देखिए, भारत का नागरिक हो यानी किसी भी राज्य से केंद्र शासित प्रदेश का व्यक्ति हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। सिर्फ एक चीज है इसके अंदर कि आप जो आपकी कैटेगरी है वो जनरल हो जाएगी यदि आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आगे आएगा या पीछे है मैं भूल गया है, कहीं पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ था, शायद ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए। देखिए क्या होता है कि आप यदि अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, एमबीसी, ये जो लाभ है वो दूसरे राज्य की जो महिलाएं हैं वो यहाँ आकर यदि मूल निवासी हो भी जाती हैं तो भी उनको लाभ नहीं मिलता। आपके पिता के मूल स्थान और उनकी जाति और उनके जो आय है उसके आधार पर आपको लाभ मिलते हैं। लेकिन शायद मैंने पढ़ा था इसमें इसी के अंदर है, ईडब्ल्यूएस की महिलाएं यदि दूसरे राज्य से आकर यहाँ की मूल निवासी हो जाती हैं तो उनको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा। शायद इस प्रकार की कुछ चीज मैंने यहाँ पे देखी थी, आप उसको एक बार क्लियर कर लेना। भारत का नागरिक हो, नेपाल का हो, भूटान का हो या तिब्बती शरणार्थी हो 62 से पहले का, है ना, उनके हिसाब से हो, उनके परिवार का हो, और भारतीय मूल का व्यक्ति इन देशों में गया हो। देखो इतने इन विदेशियों के लिए मेरे पास नहीं है टाइम, आगे चलते हैं। आयु के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि 1/1/2026 को आप गिनती कर लेना भाई, 18 से 40 के बीच में हो। और 3 वर्ष की छूट आपके लिए किसके लिए दी गई है, क्योंकि ये भर्ती संस्कृत शिक्षा की बहुत पहले आई थी, लेकिन अधिकतम 3 ही साल की छूट दी जाती है, तो 3 साल की छूट इसके अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम बात करें कि अधिकतम आयु सीमा में छूट और कौन कौन सी है, तो 3 की तो ये सीधी हो गई। अधिकतम आयु सीमा में और छूट कौन कौन सी है, ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की, एमबीसी की, अनुसूचित जाति जनजाति, एससी एसटी के लिए, शहरी वर्ग के लिए, पुरुषों के लिए तो 5 है, जनरल की महिलाओं के लिए 5 साल है, राजस्थान राज्य के मूल निवासी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी और शहरिया वर्ग की महिलाओं के लिए 10 है। सीधी सी बात है, देखिए यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पुरुष हैं तो 5 साल की छूट है, महिला है तो 10 साल की छूट है। लेकिन महिला यदि जनरल की भी है तो उसको 5 साल की छूट मिल जाएगी, अन्य कैटेगरी की है उनको 10 साल की छूट मिल जाएगी। बात सीधी है, सिर्फ जनरल के पुरुष को नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट है, लेकिन इस छूट के बाद उनकी आयु 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। छूट दी होगी, परंतु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण लिख दिया है, शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी। यानी ऐसा नहीं है कि 15 जोड़ने के बाद 50 पार हो रहे हैं, 50 के अंतर्गत ही आपकी रहनी चाहिए। विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए अधिवार्षिक आयु में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। आपकी जो भी आयु है सिर्फ रिटायरमेंट की आयु से आपकी कम होनी चाहिए जब तक आपका रिजल्ट आता है। अच्छा, विधवा होने के मामले में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और तलाकशुदा होने के मामले में माननीय न्यायालय से जारी विवाह विच्छेद की डिक्री प्रस्तुत करनी होगी। आपकी डिक्री है वो इस भर्ती प्रक्रिया की आवेदन की जो अंतिम तिथि है उससे पहले जारी की हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं काफी सारी और भी, देखिए यूं तो बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि है। यहाँ पे देखिए ओटीआर वगैरह का शुल्क जमा कराने की तारीख तो देखिए 7/11/2025 से 6/12/2025, और या फिर सीधा आपका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ओटीआर पहले से जमा है तो यही तारीख है 7/11/2000 यानी 7 नवंबर 2025 से कल से शुरू हो जाएगा, और 6/12/2025 यानी 6 दिसंबर 2025 को रात 12 बजे तक। मेरा आपसे
ये विशेष आग्रह रहेगा कि आप इसको टाइम से भर लीजिए। अभी पीछे फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत सारे बच्चे रह गए थे, लास्ट टाइम में वेबसाइट चलती है, नहीं चलती है, क्या दिक्कत आती है पता नहीं। आप इसको कोशिश करें कि इसका 15 दिन जब तक बचा रहे, उससे पहले ही आप इसको निपटा दो। यानी आप कोशिश करो कि 25 नवंबर से पहले-पहले आप अपना फॉर्म भरो, पास बैठ के भरवाओ उसको और अच्छे से चेक करो, बाद में फिर मैसेज करते फिरोगे मेरे पास या किसी और टीचर के पास कि क्या करें। परीक्षा का आयोजन 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच होगा। प्रवेश पत्र वगैरह के बारे में आपको बता देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आगे चलते हैं, यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में यो जो पहले से सरकारी नौकरी में है, वो चाहे आप थर्ड दो, सेकंड दो, फर्स्ट दो, एपी दो, अलाना दो, फलाना दो, पहले एनओसी ले लिया करो, ये इनका कहना है। नियुक्ति की अयोग्यताएं, कौन अयोग्य है, कुछ और बातें दी गई हैं। यदि आपकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है, यानी कोई महिला है वो किसी ऐसे पुरुष से विवाह कर ले जिसकी पहले से जीवित पत्नी है। तो देखो ये दो दो पत्नियों वाले पुरुष नौकरी का क्या करेंगे, पैसा होगा तभी तो। आगे बढ़ते हैं, कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्त करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो। दहेज, चलो जाने दो, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, दहेज स्वीकार किया वो मान्य नहीं है। क्या बाद में बात करते हैं, 1/6/2002 या उसके पश्चात आपके 2 से अधिक संतानें नहीं हो, कि जो ज्यादा डिटेल पढ़नी है आप पढ़ लो यदि आप इस श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो। इसके बाद में हम बात करते हैं तो अब सीधा अपना परीक्षा पैटर्न पे चलते हैं। चलो ना, काफी बातें हो गई। जो विद्यार्थी परीक्षा पैटर्न के लिए आए थे वो बेचारे आगे बढ़ा बढ़ा कर थक गए कि गुरुजी पता नहीं क्या कहानी बता रहे हैं, ये तो पता ही है, सबको नहीं पता होती भाई, इसीलिए बनाया है। आगे बढ़ लेते हैं फिर, कहाँ हो गया खिसकाते खिस चलो भाई, जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, देखो ये बार बार आप मेरे को पूछते हो, ढंग से देख लो। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 9/9/2015 के अनुसार एससी एसटी के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी अनुसूचित जाति जनजाति का तो फिक्स है, हमेशा के लिए होता है, लेकिन ओबीसी के लिए, ओबीसी का तो एक ही बार है, लेकिन आप क्रीमी लेयर में है या नहीं है, क्योंकि आय तो चेंज हो सकती है हर साल में। तो जो आय का जो आपका विवरण है वो 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। एक एक साल की मान्यता देते हैं अलग अलग तरीके से। देखो, क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक। यानी आपके पास ओबीसी का प्रमाण पत्र है तो आप ऐसे शपथ पत्र देकर उसको 3 साल तक चला सकते हैं कि मैं अभी क्रीमी लेयर में नहीं हूं। यानी आप अपने आय प्रमाण पत्र के आधार पर साबित करें कि मैं क्रीमी लेयर में नहीं हूं, तो आपका वो 3 वर्ष तक चल जाएगा, उसके बाद में आपको नया बनवाना होगा। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की, यानी अति पिछड़ा वर्ग में है तो अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति के आधार पर जो प्रमाण पत्र है उसके आधार पर आरक्षण दे होगा। एससी एसटी शहरी आदिम जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए। एससी एसटी शहरी आदिम जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ दे होगा। पति के नाम निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है महिलाओं का, एससी एसटी या जो एक और वर्ग दिया है आपके शहरी आदिम जाति का, आपके पति के आधार पर नहीं बना होना चाहिए। आपके पिता के जो नाम है और उनका निवास है, मूल निवास है, उसके आधार पर जारी किया हुआ ही मान्य होगा, तभी आपको अपनी जाति के अनुसार जो आरक्षण है वो दे होगा। के बाद में बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की। आ जाओ भाई, अब परीक्षा का पैटर्न ही आ जाओ, बहुत हो गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु इस हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर नियमानुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। चयन की प्रक्रिया क्या है, आपका जो पेपर है वही आपकी, इसी से आपकी मेरिट निर्धारित होगी, कोई और पेपर नहीं है। इसके वाले कोई अंक वगैरह नहीं जुड़ते, इसी में जो पेपर है आपका 300 अंकों का, 150 प्रश्नों का, 300 अंकों की होगी परीक्षा। एक पेपर होगा, 2 घंटे 30 मिनट का समय होगा, 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी और 1/3 होगी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, बात खत्म। अब आगे चलते हैं, पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार। पहले से आपने पाठ्यक्रम देखा हुआ है, आपको पता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। थोड़ा सा ब्रीफली मैं इसमें आपको बता देता हूँ। एसएसटी के पाठ्यक्रम के कुछ बुक लिस्ट के बारे में, रणनीति के बारे में अलग से हम वीडियो में चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे कक्षा 6 से 8 के लिए पाठ्यक्रम देखो,
सबसे पहला भाग है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, जिसके अंदर आपके 80 अंक का मैटर आता है। 40 क्वेश्चन हो गए। इतिहास, कला, संस्कृति राजस्थान की, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की भाषा, राजस्थानी भाषा बोलियां इत्यादि। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये राजस्थान के जीके से संबंधित टॉपिक है। फिर इसके अंदर शैक्षिक परिदृश्य है, दूसरा पार्ट देखिए ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स, आपके 50 अंक का आता है। यहाँ पे आपके क्या क्या चीजें हैं, राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया, शैक्षिक परिदृश्य का वही आपका निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हो गया, और आपके सामयिक विषय करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की अभी मैं बता ही देता हूँ, हमारी अभी पीछे किताब आई थी, वो किताब आप पढ़ लो और बाद में 2 महीने का करंट आप और पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। उसमें आपकी जो योजनाएं वगैरह दी हुई होती हैं वो भी लगभग सारी कवर है। तो करंट की बहुत अच्छी किताब आई हुई है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से। आप किताब पूछेंगे करंट अफेयर 3rd ग्रेड तो आपको मिल जाएगी। उससे बेहतर आपको मिले तो आप वो पढ़ें, डोंट वरी। आप मतलब विद्यार्थी का मन खुश होना चाहिए कि मेरे को ये सही लग रही है वही पढ़ो, मैं क्या कहता हूँ और क्या कहते हैं उसको छोड़ो आप। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, अब आप जिस विषय से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर एक दिक्कत आई थी कि जो मैथमेटिक्स वाला सिलेबस दिया गया है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। उसमें साइंस का तो दे दिया, मैथ्स का सिलेबस डालना शायद भूल गए। इस प्रकार की कुछ चर्चाएं हमने सुनी है, इसमें दिया भी हुआ था, विद्यार्थियों के मैसेज पे आए थे। अब इसमें हम आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ एसएसटी की हम बात कर लेंगे, सिलेबस में चेंज तो है नहीं। और एसएसटी की किताबें, जो अर्थशास्त्र की किताबों के लिए माफी चाहता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं कि मिल नहीं रही, मिल नहीं, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई क्योंकि कम छपवाई थी। हम भी सोच रहे थे कि सिलेबस कहीं बदल नहीं जाए, तो कम छपवाई थी तो वो सारी बिक चुकी है। अभी हम कहीं कहीं तो मिल रही हैं, लेकिन सोमवार को आपको, अभी सोमवार जो आएगा उसमें आपको सभी जगह पूरा स्टॉक मिल जाएगा। एसएसटी इतिहास का जो प्रश्न बैंक का वो भी मिल जाएगा, और एसएसटी अर्थशास्त्र का है वो, उसमें थ्योरी और प्रश्न बैंक दोनों है, वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको ज्ञान सरोवर की जो किताबें हैं, चाहे राजनीति विज्ञान हो या भाषा जो आपकी राजस्थानी बोलियां हो और हो, वो सब वो तो पहले से स्टॉक में है। बाकी सब चीजें इसके अंदर है ही। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान आता है नीचे आपका, ये तो सब्जेक्ट का मैटर हो गया। फिर आपके शिक्षा मनोविज्ञान आता है 10 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आपके देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान के 20 अंक यानी 10 क्वेश्चन, और आपका आता है सूचना तकनीकी, इसके 10 अंक यानी 5 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ए बी सी डी 5 विकल्प मिलेंगे। 5वां विकल्प है वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होता है, आपका वो भी आजकल भरना हुआ होता है। 10% से ज़्यादा छोड़ दें तो बहुत ही दिक्कत होती है, 10% में भी दिक्कत होती है, ये आप ठीक से पढ़ लेना। नीले बॉल पेन से गहरा गोला उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा, यानी एक से ज़्यादा विकल्प नहीं भरेंगे आप। यदि अभ्यर्थी द्वारा, यानी 2 गोले मत लगा देने क्वेश्चन में, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई गोला करना होगा, यानी आप कोई भी उत्तर नहीं देना चाहते, आपको पता है कि इसमें से मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा और नेगेटिव जाने की बजाय मुझे इसको छोड़ना है, तो छोड़ने का मतलब ये है कि आपको विकल्प ई भरना होगा कि मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया गया है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। यदि यानी 10% प्रश्नों तक आपके 1/3 अंक काटे जाएंगे, एक तिहाई कटते जाएंगे यदि आप 5वां ऑप्शन नहीं भरते हो तो, खाली छोड़, मतलब कोई ऑप्शन नहीं भरते हो तो। और 10% से ज्यादा यदि आप खाली छोड़ देते हो फिर आप गए, अयोग्य कर दिए जाएंगे, आपको ये नीचे पूरी दिया गया है। पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना, यहाँ पे देखो आपकी पोस्ट की पूरी डिटेल दे रखी है। आपके टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया के अंदर सब्जेक्ट वाइज कितनी सीटें हैं, किस वर्ग में और किस श्रेणी की कितनी सीटें हैं, वो आपको सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अब ये तो देखिए टेलीग्राम पे मैंने डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जाए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। 3rd ग्रेड की काफी जरूरी चीजें अभी आने वाली हैं वहां। तो अब इसमें मैं क्या समझाऊं आपको, ये पीडीएफ आपके पास है और इसमें आप जिस वर्ग से बिलोंग करते हैं उसकी सीटें देखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर देख लीजिए भाई, ठीक है। और इस प्रकार से ये इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप जरूर बताएं। आवाज़ थोड़ी अजीब सी इसलिए लग रही है कि मैं कहीं शादी विवाह में गया हुआ था, पीछे से नोटिफिकेशन आ गया, मैं लेट नाइट आया, फिर मैंने सोचा कि सुबह काम पर निकल जाएंगे, इससे अच्छा है देर रात को आधी नींद में ही सही बना देते हैं। पहले हाईलाइट वगैरह किया कि क्या क्या बताना है क्या क्या नहीं बताना है। और आपको 3rd ग्रेड से संबंधित बहुत सारी जरूरी चीज़ें, किताबें, कोई प्रश्न बैंक वगैरह आएंगे या कोई मॉडल पेपर अच्छे आएंगे, उनकी सूचना मैं आपको चैनल पे देता रहूंगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विद्यार्थी हैं तो उन्हीं के लिए ये चैनल है। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, करते रहा कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते बहुत सारे विद्यार्थी, पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं लगता होगा इसीलिए। चलो ठीक है, किया करो, अच्छा लगता है। 2 लाख होने वाले हैं, जल्दी कर दो। धन्यवाद।